हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। एज यू ऑल नो, हम लोग आपके लिए डेली करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग द हिंदू, डाउन टू अर्थ और पीआईबी, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सारे न्यूज़पेपर्स में जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो आते हैं, उनको कवर करने का काम किया जाता है। उसी सिलसिले में आज 13th ऑफ द जून का वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। ये सारे आज के वीडियोस के टॉपिक रहने वाले हैं, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि आपका द हिंदू का जो फ्रंट पेजर था, 40 इंडियंस अमंग 49 वर्कर्स किल्ड इन कुवैत इन्फर्नो। कुवैत में बेसिकली क्या हुआ है, एक हादसा हुआ है जिसमें 49 वर्कर्स की डेथ हुई है, 49 वर्कर्स की डेथ हुई है। उसमें से 40 इंडियंस थे। बहुत ही दुखद भरी घटना है, ये दुखद घटना है बहुत बड़ी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। आपके एग्जाम के लिए जरूरी क्या हो गया अब? कुवैत, कुवैत की ज्योग्राफी, कुवैत की लोकेशन, कुवैत की नेबरिंग कंट्रीज, उसके अलावा इंडो कुवैत रिलेशंस। ठीक है। तो हमें इसी तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना होता है। कोई भी जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पोर्शन होता है, चाहे प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो चाहे मेंस स्पेसिफिक हो, वो हमें पढ़ने की जरूरत रहती है। तो कुवैत की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें, तो जो आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, आप ये देखिए बड़े वाले मैप में, आप पहले देखिए, इधर ये आपका अरेबियन सी है जो कि इंडियन ओशन के राइट में पड़ता है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर ये ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, यहीं पे आपका ग्वादर पोर्ट भी पड़ता है। फिर ये आपका गल्फ ऑफ ओमान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान, ये पूरा पर्शियन गल्फ है आपका, जहाँ पे इस पूरे एरिया को मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री आपको दिखेगी, कुवैत नाम की। हालांकि कुवैत ईरान से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है, लैंड बॉर्डर वो सिर्फ और सिर्फ आपका इराक और सऊदी अरेबिया से शेयर करती है। अब ये देखिए, ये रहा आपका इराक, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। और वो वाटर बॉर्डर शेयर करती है, वाटर बाउंड्री शेयर करती है वो किसके साथ? ईरान के साथ भी। ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी ही इसकी कैपिटल है। ये स्मॉल बट वेल्दी कंट्री है। ठीक है। नदर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला पे पड़ती है इन द मिडिल ईस्ट। इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी भैया? ब्रिटिशर से 1961 में मिली थी। ब्रिटिशर्स ने सबको अपना गुलाम बना के कहीं ना कहीं रखा है, वैसे कुवैत को भी रखा था। 1961 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। 1990 में क्या हुआ था? कुवैत वाज इन्वेडेड बाय इराक लीडिंग टू द गल्फ वॉर। इट वाज लिबरेटेड बाय कोलिशन ऑफ फोर्सेस इन 1991। अगर आपने वो मूवी देखी है एयरलिफ्ट, जो अक्षय कुमार जी की थी, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, जब इराक ने इन्वेड किया था, सद्दाम हुसैन आई थिंक उस टाइम पे रूलर था यहाँ का, तो उसने जब यहाँ पे इन्वेड किया था तो बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए थे, लगभग 80-90 हजार के आसपास। तो उनको एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया था। उसी के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब भी आप कोई हिस्टोरिकल या फिर ऐसे किसी इवेंट से जुड़ी मूवीज देखते हो, तो आपको उस टॉपिक में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है और आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो मूवीज का हमेशा सहारा लेना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी। हालांकि मूवीज में दी गई इन्फॉर्मेशन पे सोलली रिलाय नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको रीड करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंडो कुवैत रिलेशंस की हम बात करेंगे। आपको पता है कि जीएस2 में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज और जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ रिलेशंस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। जो कंट्रीज न्यूज में रही हैं, ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि उनके ऊपर ही आपके बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के साथ, उस पर क्वेश्चन आएगा। तो इंडो कुवैत रिलेशंस की हम बात करें तो भैया इनको 1961 में आजादी मिली। अगले साल ही इंडिया वाले पहुंच गए कुवैत कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे, या कुवैत वाले अगले साल इंडिया आ गए, आप जैसा भी इसको मानना चाहे मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए, और कुवैत उन चुनिंदा कंट्रियों में से एक था जिन्होंने सबसे शुरुआती दौर में, जब 62 की हमने लड़ाई लड़ी है किसके साथ? चाइना के साथ, तो उसमें उन्होंने इंडिया का साइड लिया था, इंडिया को सपोर्ट एक्सटेंड किया था, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। While relations between the countries have traditionally been warm, they were strained in the early 90s due to India's pro-Iraq stance following Iraq invasion of Kuwait। तो मैंने आपको बताया, जब इराक ने एक तरीके से इन्वेड किया था कुवैत को, तो उस टाइम पे इंडिया ने कहीं ना कहीं इराक के फेवर में स्टैंड ले लिया था। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है जियो पॉलिटिक्स की बेसिक समझ के साथ, कि भाई हमें क्योंकि वहां से अपने लोगों को निकालना था, और उस टाइम पे इराक आपका डोमिनेंट फोर्स था वहां पे। तो अगर हम इराक के एंटी चले जाते तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को निकालने में हमें कठिनाई होती। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इकलौता रीजन रहा होगा, बट ये भी एक रीजन रहा होगा कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन इराक के साथ क्यों रहे हैं, और हमने कुवैत का शुरुआत में स्टांस क्यों नहीं लिया, उनके साथ हम क्यों नहीं खड़े हुए। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड 1-2 साल का, जब थोड़े से यहाँ पे रिलेशन खराब हो गए थे। बाकी जनरली यहाँ पे वार्म रिलेशन ही रहे हैं। ठीक है। और इंडिया ने जो है अपनी, जब ये गल्फ वॉर हुई थी, उस टाइम पे अपनी एम्बेसी कुवैत की जगह बसरा शिफ्ट कर ली थी, जहाँ पे एक तरीके से इराक चाहता था उस जगह पे। ठीक है। कुवैत से निकाल करके।
फिर जब बाबरी मस्जिद, आपको पता है कि उसी टाइम पे इंडिया में बाबरी मस्जिद को भी डिमोलिश किया गया था, तो उसी इस वजह से भी, क्योंकि आपकी कुवैत प्रीडोमिनेटली मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं रिलेशंस में दरार आ गई थी। हमारे यहाँ से अगर हम विजिट की बात करें, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, वो 1965 के अंदर कुवैत गए थे। इंदिरा गांधी भी कुवैत गई थी 1981 में, और वाइस प्रेसिडेंट श्री हामिद अंसारी लेटेस्ट 2009 में आपका कुवैत गए थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कोई स्टेट विजिट हमको कुवैत की देखने को नहीं मिलती हैं। अब अगर हम यहाँ कुवैत और इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, तो भैया आपको मैंने पहले बताया, कुवैत एक छोटी छोटी मगर रिच कंट्री है। शक्तिमान कहता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो कुवैत उसी में से एक है। छोटी कंट्री है बट वेल्थ यहाँ की काफी मोटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है, इनके पास क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं। पूरे दुनिया में जितने रिजर्व है उसमें से 6% के आसपास अकेले कुवैत के पास है। उसके अलावा नेचुरल गैस के भी रिजर्व हैं। तो भैया इन्हीं को बेच बेच करके इनके कुवैत के लोगों के लॉकर भर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, 94% आप सोचिए जो स्टेट का रेवेन्यू आ रहा है, वो इन्हीं सब चीजों को बेच करके आ रहा है, ऑयल और गैस को बेच करके। आप सोच के देखिए एक बार, कितना मतलब ज्यादा ये लोग डिपेंडेंट है ऑयल इकोनॉमी पे। और जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हम लोग शिफ्ट करें क्लीन क्लीन एनर्जी की तरफ, तो यार ये सारी कंट्रीज क्या हो रही है, इनके ऊपर एक इकोनॉमिक टेंशन आने वाला है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई टाइप की कंट्रीज है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। अब वो सोलरली पेट्रोलियम पे या फिर ऑयल रिजर्व्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन ये ऑयल रिजर्व्स डिप्लीट भी हो जाने हैं। और डिप्लीट होने से पहले क्या होना है कि पूरी पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ। तो वहां पे भैया इनकी जो एक मोनोपोली, जो हेजेमनी चल रही है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे हिस्टोरिकली इंडो कुवैती रिलेशंस हैव ऑलवेज हैड एन इंपॉर्टेंट ट्रेड डायमेंशन। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया एक ऑयल डेफिसिट कंट्री है। हमारे यहाँ तो इतना ऑयल होता नहीं कि अपने आप को हम सस्टेन कर लें, हमें तो बाहर से मंगाना पड़ता है। अब बाहर से हम एक देश से नहीं लेते, बहुत सारे देशों से लेते हैं, कुवैत बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन अमंग द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ कुवैत। इंडिया हैज बीन a natural trading partner of Kuwait and until 1961 इंडियन रुपी वाज द लीगल टेंडर इन कुवैत। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 तक इंडिया का रुपये एक लीगल टेंडर के रूप में माना जाता था कुवैत में। ठीक है, अब हम कुवैत को एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम करते हैं भैया, जो हमारा सबसे एक प्रोमिनेंट एक तरीके से उत्पादन है, सीरियल्स का, है ना, अनाज का। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें भैया हम कुवैत को एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे। छोटे छोटे और भी बहुत कुछ करते होंगे, बट ज्यादातर चीजें हम यही एक्सपोर्ट करते हैं। हम भैया उनसे लेते हैं क्या है? सबसे जाहिर सी बात है, मिनरल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, प्लास्टिक एंड आयरन एंड स्टील स्क्रैप की जो भी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कुवैत से इंपोर्ट करते हैं। ये बात हो गई, ये आपका एक डायमेंशन हो गया इनके बायलेटरल रिलेशन का। हाइड्रोकार्बन सेक्टर की बात करें तो भैया इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कुवैती ऑयल का। द एनर्जी सेक्टर फॉर्म्स अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन। कुवैत रिमेन्स अ रिलायबल सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलपीजी टू इंडिया। ये एलपीजी भी हमको दे रहे हैं और क्रूड ऑयल भी दे रहा है, और हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी कि अगर हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी बनी हुई है, तो उसमें कुवैत का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें कुवैत के साथ इसी वजह से अच्छे रिलेशन रखने हैं अपने, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंस कहीं ना कहीं जरिया बनती है पॉलिटिकल रिलेशन सुधारने का। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कंट्रीज की आपस में नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्रीज आपस में मॉरली दोस्ती करके बैठती, कि भैया ये यूएसए हमारा दोस्त है, ये रशिया हमारा दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज के पीछे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, जियो में ज्यादातर। ठीक है, इकोनॉमिक रीजंस हर चीज के पीछे होते ही होते हैं। खैर, देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हाइड्रोकार्बन दैट हैज बीन मीटिंग रेगुलरली। अब भैया ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना चल रहा है, तो भैया यहाँ पे जो है एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया जो इन सब चीजों को डील करता रहता है बैठ करके। इसके अलावा 1 मिलियन के आसपास, यानी कि 10 लाख लोग के आसपास भारत के लोग कुवैत में रह रहे हैं। आपको पता है कि कुवैत में बहुत सारे लोग बाहर से आकर के रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस देश से लोग जाकर के कुवैत में रह रहे हैं, तो वो भारत से लगभग लगभग 10 लाख के आसपास। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कल्चरल रिलेशंस, है ना। आप कुवैत जाओगे तो वहां पे आपको इंडिया के कल्चर की डोमिनेंस भी दिखाई देगी कहीं ना कहीं। 10 लाख लोग इतनी छोटी सी कंट्री में, इट इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएई या फिर आपका सऊदी अरेबिया की तरह लेबर्स वगैरह रह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि यूएई और सऊदी में सिर्फ लेबर्स ही जाते हैं इंडिया से, बट कुवैत में जो हमारा एक तरीके से डेमोग्राफी वहां पे रह रही है, हमारी जो आबादी वहां पे रह रही है, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, टेक्नीशियंस, नर्सेस, रिटेल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये सब कुवैत में है। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से जो लार्ज प्रोपोर्शन है, वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का है, लेकिन जो एक छोटा प्रोपोर्शन है बट डोमिनेंट प्रोपोर्शन है, वो इन सारे लोगों का है। अब भाई जाहिर सी बात है ना, हर कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, अकाउंटेंट तो नहीं हो जाएगा। तो इनकी पॉपुलेशन कम है, बट डोमिनेंट पॉपुलेशन है वहां की। ठीक है,
The Indian business community in Kuwait has carved a niche in the Kuwaiti market and retail as well as distributorship. Many of the business houses have been present in Kuwait for 3 to 4 generations. आप सोचिए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को और जो कुवैत है इनके रिलेशंस के एक तरीके से धागा है, थ्रेड है कि इतनी ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी वहां पे रह रही है। अब जाहिर सी बात है, जो बिजनेस कम्युनिटी रह रही है ये सिर्फ वहां पे अपना पैसा खुद नहीं कमा रही है, ये सरकार की इनकम भी बढ़ा रही है उनको टैक्स पे करके। तो इसी वजह से कुवैत की सरकारों के मन में भी इंडिया के लिए एक हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर या फिर एक अच्छे रिलेशंस बनाने का जज्बा रहा है, क्योंकि भैया उनको इकोनॉमिक बेनिफिट अगेन इंडिया से हो रहा है। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे एरिया कॉपरेशन के, जैसे कि जब आपका कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2020 में मई में, तो इंडिया ने 15 मेंबर की रैपिड रिस्पांस टीम भेजी थी, मेडिकल सप्लाईज भेजी थी पेंडेमिक को रोकने के लिए। उसके अलावा जब सेकंड वेव इंडिया में आई थी मई 2021 में, तब कुवैत ने हमको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, आपको पता होगा उस टाइम पे कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स ये सब भेजे थे सेकंड वेव के दौरान। उसके अलावा मैन पावर कॉपरेशन है, ये लेबर वगैरह जाते ही है कुवैत इंडिया से। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 26 स्कूल हैं कुवैत में जो सीबीएसई के करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जो सीबीएसई इंडिया में चल रहा है उसी करिकुलम को फॉलो करते हुए 26 स्कूल कुवैत में चल रहे हैं। वहां पे लमसम लमसम 60,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जो है आपके इंडियंस है और कुछ अरब और बाकी साउथ एशियन कंट्री के लोग भी वहां पे हैं। कल्चरल रिलेशन की हम बात करें तो भाई जब इतने सारे लोग वहां पे रह रहे हैं तो कल्चरली कहीं ना कहीं लिंकेज हो ही जाती है। इंडिया के फेस्टिवल्स, हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, सारे फेस्टिवल्स वहां पे मनाए ही जाते हैं। बुद्धिज्म बुद्धिज्म सब कुछ है वहां पे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका GS2 के लिए बहुत प्रोमिनेंट आपकी एक तरीके से न्यूज थी। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे न्यूज की तरफ और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रीलिम्स का। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन से या फिर कितने सही हैं। ठीक है, कितने सही हैं। यहाँ पे ऑल 4 की जगह कर लीजिएगा नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शंस को आप थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे नन ऑफ द अबव कर लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंपाइल्स ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट वाइज सीपीआई। कुल मिला के पहला सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो एनएसओ है, जो कि स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो पूरे इंडिया का और स्टेट वाइज सीपीआई तैयार करता है। बेस ईयर सीपीआई कंबाइंड का क्या है, 2016 है। बेस ईयर सीपीआई रूरल लेबर का क्या है, 1986-87 है। इन तीनों में से कितने सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई न्यूज पे आते हैं। बेसिकली आपका एक द हिंदू में पहले पेज पे आपका आर्टिकल आया था, फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स इन अर्बन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इस वजह से रिटेल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये सब चीजें न्यूज में आ गई थी। तो हम यहाँ पे आपका रिटेल इन्फ्लेशन को कवर करने वाले कि रिटेल इन्फ्लेशन होती क्या है। बेसिकली आपको इन्फ्लेशन पता है कि जब किसी भी चीज के या फिर देश में बहुत सारी चीजों के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली हायर एंड पे रहें तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये इन्फ्लेशन चल रही है। अब रिटेल इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो आप खरीदने जाते हो सामान दुकानदार से, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिटेल शॉप ओनर, है ना। आप रिटेल शॉप से सामान खरीदने जाते हो तो भैया उस लेवल पे जो इन्फ्लेशन होती है, एक तो इन्फ्लेशन हो गई भाई, देखो आपने जो है कोई गुड्स जो है एक तरीके से बन रहे हैं किसी इकोनॉमी में, तो कोई प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को बेच रहा है। अगर प्रोड्यूसर जब गुड्स होलसेलर को बेच रहा है, वहां पे अगर प्राइसेस हाई हो रखे हैं तो उसको हम होलसेल इन्फ्लेशन बोल देंगे कि होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। लेकिन वहां पे अगर इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन कहाँ पे बढ़ी है, जब रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन बोल देंगे आसान भाषा में। ठीक है, retail inflation also known as consumer price index inflation tracks the changes in retail prices of goods and services which households purchase for their daily consumption। जाहिर सी बात है, जो हम रोजमर्रा के कंजम्पशन के लिए अपने खरीदते हैं उसमें प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। आपके पास पैसा 100 ही रुपए है, ठीक है, पहले आप 100 रुपए में 1 किलो सेब खरीद ले रहे थे, अब आप 100 रुपए में आधा किलो सेब भी खरीद पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी दोस्तों, कम हो गई। ठीक है, अब ये सीपीआई कैलकुलेट कैसे होता है, क्या हम इस धरती पे या फिर इस भारत की धरती पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जा रहे हैं सबके प्राइसेस को एक जगह लेकर के आते हैं फिर उसका एवरेज निकालते हैं, नहीं भैया, ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं, है ना, कि भाई जो एक तरीके से लगभग लगभग हर कोई यूज कर रहा है ऐसे गुड्स ऐसे सर्विसेज को एक बास्केट बनाएंगे और उन उन गुड्स एंड सर्विसेज का हम महंगाई को जज कर लेंगे, उसी के बेसिस पे मान लेंगे कि पूरी इकोनॉमी में कमोबेश यही हाल है। मोर और लेस द होल इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स, द सीपीआई रिप्रेजेंट्स द होल इकोनॉमी, द ट्रू पिक्चर ऑफ द होल इकोनॉमी। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा जो गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट है ये पूरी इकोनॉमी की पिक्चर को दिखा देगा। ये हमारा सीपीआई के पीछे का कॉन्सेप्ट होता है।
अब यहाँ पे सीपीआई निकालने के फायदे क्या होते हैं? ठीक है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के फायदे क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चलता है, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर पता चलती है, आइटम्स आर्टिकल्स कितने एक्सपेंसिव है ये पता चलता है, इंडियन रुपी की वैल्यू क्या है ये पता चलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सीपीआई आपकी परसेंटेज के रूप में निकाली जाती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर निकाल लेते हैं। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी महंगी हुई, तो ये कितनी महंगी हुई कब से हम तुलना कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि 2020 में भाई ये एक किलो सेब जो है आपका, मान लीजिए 50 रुपए का आता था, और 2024 में यही सेब 100 रुपए किलो आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि हमने 2020 से कंपेयर करके इन्फ्लेशन बताई, महंगाई बताई कि भैया पिछले 4 साल में 50 रुपए यानी कि 100% प्राइस बढ़ गया है। 50 था, 50 और बढ़ के 100 हो गया है। तो यहाँ पे 2020 क्या हो गया, बेस ईयर हो गया। आपको बेस ईयर दोस्तों चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप कंपेयर किससे करोगे महंगाई को, है ना? हम लोग, आपने अगर अपने माँ बाप की बातें सुनी कि हमारे जमाने में तो ये चीज 1 रुपए किलो मिलती थी, ये चीज 2 रुपए किलो मिलती थी, 10 रुपए में 2 दिन की पूरी सब्जी आ जाती थी, है ना? तो ये हम कहीं ना कहीं पिछले रेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बेस ईयर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीपीआई निकालने के लिए एक बेस ईयर ले लेते हैं, जो कि रिसेंटली आपका 2012 है। 2012 से भी हम प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। यानी कि वो हमने एक बास्केट बनाई थी ना, हमने ये कहा था कि हम पूरी इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले नहीं सकते हैं, तो हम पूरी इकोनॉमी से कुछ चुनिंदा गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेंगे, उसको हम एक तरीके से उसके प्राइस को जज कर लेंगे पिछली बेस ईयर के कंपैरिजन में, और हम बता देंगे कितनी महंगाई बढ़ी है ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिया, इस साल वो कितने का मिल रहा है। फिर हमने वही सारा सामान 2012 में कितने का मिल रहा था वो लिया, हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना के रख दिया। ऊपर आपका क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर, और आपका नीचे क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका परसेंटेज निकल के आएगा यही आपका सीपीआई होगा। इसको कौन निकालता है दोस्तों, एनएसओ निकालता है। ऑल इंडिया लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है भाई सेब दिल्ली में जितने के मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उससे अलग प्राइस में मिल रहे हो, बिहार में उससे अलग प्राइस में मिल रहे हो, कश्मीर में उससे अलग प्राइस में मिल रहे हो। तो स्टेट टू स्टेट भी आपका सीपीआई डिफर करता है, और फिर एक पैन इंडिया एवरेज लेवल भी रहता है कहीं ना कहीं। तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया कि आपके पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला तो सही है, दूसरा गलत होगा, क्योंकि 2016 नहीं 2012 है बेस ईयर सीपीआई कंबाइंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है भैया रिटेल इन्फ्लेशन की? भाई जाहिर सी बात है, रिटेल इन्फ्लेशन ही सही मायना है इन्फ्लेशन को जज करने का। अब प्रोड्यूसर को कोई चीज कितने पे मिल रही है, प्रोड्यूसर तो बहुत माइनॉरिटी में है ना पूरे धरती, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है भाई, कंज्यूमर्स की है। कंज्यूमर को कोई चीज कितने पे मिल रही है, इससे हम इन्फ्लेशन जज करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्राइस स्टेबिलिटी कितनी है, क्या प्राइस जो है किसी भी गुड का हर महीने चेंज हो रहा है, हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, या एक साल में भी नहीं चेंज हो रहा है। तो हम ये भी पता करते हैं कि किस चीज की कितनी उसके प्राइस की स्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करता है, वो आपका सीपीआई के बेसिस पे ही करता है, सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परचेसिंग पावर कंज्यूमर की पता चलती, मैंने आपको बताया था पहले ही। पहले 50 रुपए आपके पास थे, 100 रुपए थे, 1 किलो सेब आ रहा था। अब 100 रुपए आधा किलो सेब ही आ रहा है, परचेसिंग पावर कम हो गई। या ऐसा भी हो सकता है परचेसिंग पावर बढ़ जाए, उतने ही पैसे में आप कितना पहले खरीद पा रहे थे, कितना आप खरीद पा रहे हो, दिस डिनोट्स योर परचेसिंग पावर। इट टेल्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई किसी भी एरिया में रहना कितना महंगा है, ये आप कैसे पता करोगे, सीपीआई इंडेक्स को देख करके पता करोगे कि भैया वहां का सीपीआई इंडेक्स कितना है, कैसा है। ठीक है, अब सीपीआई हम लगभग लगभग 4 तरीके के निकालते हैं। पहला इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, तीसरा रूरल लेबर के लिए, और चौथा सीपीआई कंबाइंड, जिसको हम नॉर्मल सीपीआई बोलते हैं, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। तो बाकी तीनों सीपीआई कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है। इनका बेस ईयर क्या है भैया, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर 2016 है, और बाकी एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का 1986-87 है, और कंबाइंड का 2012 है। कंबाइंड को एनएसओ निकालता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए लेबर लेबर जहाँ पे, वहां पे लेबर ब्यूरो आ गया, और दोनों के साल पीछे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर लेबर को या फिर रूरल लेबर को कोई भी चीज कितने प्राइस पे मिल रही है, वो हम इस वाले सीपीआई से जज करते हैं। और आप सोचिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है, हम उसका बेस ईयर में क्या रख रखा है, यानी कि हम 1986 से जज कर रहे हैं कि अच्छा 1986 से कितनी महंगाई बढ़ी है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है इसका। खैर इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंडेक्स और होते हैं, जैसे कि आपका डब्ल्यूपीआई होता है। डब्ल्यूपीआई आपका होलसेल लेवल पे प्राइसेस में कितना चेंज आया है, उसको जज करता है। होलसेलर्स को कोई भी चीज कितनी महंगी पड़ रही है। बात समझ में आ गई। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये दो चीजें होती हैं, ये दोनों आपकी डब्ल्यूपीआई से निकलती हैं। मान लीजिए डब्ल्यूपीआई बहुत हाई है,
लेकिन WPI में जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं, उसमें हम फूड को भी लेते हैं, फूड आइटम्स को भी लेते हैं और एनर्जी यानी कि फ्यूल आइटम्स को भी लेते हैं। अब आपके फूड आइटम्स के और फ्यूल का प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करता है रेगुलरली, है ना। पेट्रोल तो आजकल डेली उसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फूड आइटम्स भी भैया, नवरात्रे आ गए तो फल महंगे हो गए, रमजान आ गया तो भाई कोई और चीज महंगी हो गई, कोई और त्योहार आया तो कोई और चीज महंगी हो गई। तो होता क्या, बहुत वोलाटाइल प्राइस है ना। इससे हम कोर इन्फ्लेशन नहीं पता कर पाते हैं। भाई सरसों का तेल तो आपको कमोबेश लगभग यूनिफॉर्म रेट पे मिलेगा, या फिर जो और आप बाकी हाउस होल्ड के लिए गुड्स अपने यूज कर रहे हो, वो तो कमोबेश इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करते जितना फूड आइटम्स और फ्यूल आइटम्स करते हैं। तो जब हम खाली WPI को ऊपर से देखते हैं तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन क्या वो महंगाई जो कोर आइटम्स हैं, जो हाउस होल्ड के आइटम है, उनकी वजह से बढ़ी है या ऊपर ऊपर फूड और फ्यूल की वजह से बढ़ी है? ये देखने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, ये जो फूड और फ्यूल के आइटम्स होते हैं इनको हम निकाल के अलग कर देते हैं, और उसके अलावा जो आइटम्स बचते हैं जो आपके रोजमर्रा के यूज के हैं, उनकी महंगाई को जज करते हैं और फिर हम बताते हैं कि भैया कोर इन्फ्लेशन कितनी है इस इकोनॉमी में। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो आपका यह वाला स्टेटमेंट था CPI रूरल लेबर का, ये आपका सही है, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही है दोस्तों? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि भैया बीच वाला गलत है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बहुत बड़ी न्यूज है, कंसीडर द पेयर्स फीचरिंग G7 समिट्स ईयर एंड देयर होस्ट कंट्री। भैया पिछले 5 सालों में या पिछले 4 सालों में कहाँ कहाँ पे G7 होस्ट हुआ, अगले साल कहाँ होने वाला है। और ना ही सिर्फ G7, G20, ठीक है, ब्रिक्स, आपके जो भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक, इन सब की मीटिंग जो होती है, एशियान, इन सब की मीटिंग्स जो होती हैं, ये कब हुई हैं और कहाँ पे हुई हैं, किसने इसको होस्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है, पहले देता था, अभी फिलहाल 2-4 साल से नहीं दिए हैं बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम पे आएंगे नहीं, आ सकते हैं बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 2021 में कहाँ हुई है, 22 में कहाँ हुई है, 23 में और 24 में। कितने पेयर इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। अभी है क्या, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इटली G7 को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो भैया इटली जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हमें पहली बात तो ये जानना है कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश आ रहे हैं? आपका USA आ रहा है, देखिए, ठीक है, कनाडा आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, इटली आ रहा है, जर्मनी आ रहा है और जापान आ रहा है। यानी कि आपके 2 देश नॉर्थ अमेरिका से हैं, 4 देश आपके कहाँ से हैं, यूरोप से हैं, और 1 देश आपका एशिया से है। पहले आपका रशिया भी पार्ट हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं यूरोप के 4.5 देश और एशिया के 1.5 देश होते थे G7 में, तब G8 हुआ करता था। अब ये 4.5 और 1.5 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रशिया आपका दोनों कॉन्टिनेंट में शेयर होता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। तो हम आधा मान लेंगे रशिया यूरोप का, आधा हमारा है, तो 4.5 जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मामला था। खैर ये सब अलग की बातें हैं। आइए देखते हैं G7 है क्या, ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, यानी कि भैया कोई फॉर्मल इसका हेडक्वार्टर, फॉर्मल ऑफिस, फॉर्मल सेक्रेटेरिएट ये सब नहीं है, ठीक है। कौन कौन से देश है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या करते हैं ये लोग, आकर के म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें डिस्कस करते हैं कि और भाई बताओ तुमने क्या किया, तुम कहाँ थे इतने दिन से, मोदी जी आप बताइए। मतलब मोदी जी तो उसके मेंबर नहीं है, खैर, है ना, जॉर्जिया मेलोनी है हालांकि, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। खैर, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें डिस्कस करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, बेसिकली जो कंकरेंट मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ना कोई फॉर्मल चार्टर है, ना कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट है, एक होस्ट कंट्री होती है वो अपने यहाँ पे होस्ट कर लेती है इसको। अब दोस्तों ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ओरिजिन ट्रेस होता है 1973 में, ऑयल क्राइसिस से। ऑयल क्राइसिस आया था 1973 में, तब इसको कुछ ऐसा कहा गया कि दोस्तों कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन को, कहीं ना कहीं फैक्टर्स क्या रहे इकोनॉमिक रिसेशन के पीछे, क्यों ऑयल क्राइसिस आया, उसको जज कर सके, या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन सबसे डील करने में सक्षम हो। तो यहाँ से आइडिया आता है आपका। 5 कंट्रियां साथ में आती हैं शुरुआत में, कौन कौन सी, USA, UK, वेस्ट जर्मनी, जापान और फ्रांस। अब यहाँ पे कौन नहीं है, इटली नहीं है आपका, कनाडा नहीं है, ठीक है। 1975 तक ऐसे चलता है, और पहली बार G6 की मीटिंग होती है कहाँ पे, फ्रांस में। और यहाँ पे कौन जुड़ जाता है आके, इटली जुड़ जाता है आकर के, तो ये G6 हो जाता है। फिर अगले ही साल 76 में G6 को G7 बनाता है कौन, कनाडा आकर के। जिस साल इंडिया हमारा एक तरीके से इमरजेंसी से जूझ रहा था, उसी साल कनाडा इसका मेंबर बन के, या जिस साल हमारे यहाँ 42वां संविधान का संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं, उसी साल क्या हुआ, 1976 में कनाडा जाकर के मिल गया किसके साथ, आपका G6 के साथ, उसको बना दिया G7। 1991 में क्या हुआ, G7 एक इकोनॉमिक डिक्लेरेशन देता है ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे देता है, लंदन में जहां इनकी समिट हो रही थी। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
1994 दोस्तों एक बहुत ही रेलेवेंट ईयर है, जब G7 G8 बन जाता है। क्यों G8 बन जाता है? क्योंकि इसमें रशिया भी आ जाता है ना। 1997 में G8 एक्शन प्लान आता है ऑन अफ्रीका। डेनवर में इनकी मीटिंग हुई थी, सबमिट हुई थी, वहां से एक्शन प्लान अफ्रीका के लिए आता है 1997 में। इतनी बात हो गई। अगला इंपॉर्टेंट ईयर जो G7 की हिस्ट्री में आता है और जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, वो कहीं ना कहीं 2014 है, जब रशिया को G7 के लोग निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास क्राइमियन पेनिनसुला पे रशिया ने क्या किया, कब्जा कर लिया, एनेक्सेशन कर लिया क्राइमिया का। तो बाकी के जो देश थे वो नाराज हो गए, रशिया को जो है फुटबॉल की तरह G7 से बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ गई। 2015 में इनकी जर्मनी में मीटिंग होती है, वहां पे G7 डिक्लेरेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप साइन होता है कि भैया हमें पुतिन टाइप का लीडर नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल लीडर चाहिए जो इधर उधर कब्जा करता ना घूमे, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे कहा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इतनी आपने ध्यान रख ली, तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्या प्रिंसिपल है G7 के। G7 डेमोक्रेसी के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए काम करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, समाज में दुनिया में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे उसके ऊपर काम करता है। एटलीस्ट ऑन पेपर तो करता ही करता है। बाकी आपको अच्छे से पता है कि जिस भी ग्रुपिंग का मेंबर यूएसए है, वो कितना ज्यादा पीस के लिए काम कर रहा है, कितना ज्यादा वो एक तरीके से फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए काम कर रहा है, कितना ज्यादा वो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है, ये आपको खुद बेहतर आप इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, खैर, अब G7 के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि 7 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो भी लगातार 1981 से, है ना, G7 में पार्टिसिपेट कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके से नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द वन एंड ओनली नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर ऑफ G7, तो आपका आंसर होगा आंख बंद करके, मालिक, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है, यूरोपियन यूनियन इसका नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। प्रेसिडेंसी की बात करें तो हर साल ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर कंट्री की तरफ शिफ्ट होती रहती है एनुअली। ठीक है, और जो होस्ट कंट्री होता है वो डिसाइड करता है कि इस साल की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा। ये वही बात हो गई कि आप हमारे घर में अगर आके बैठ रहे हो तो आप नाश्ते में क्या खाओगे, ये हम डिसाइड करेंगे, है ना। हो सकता है आपसे हम मोरालिटी के तौर पे पूछ ले कि भाई आप क्या खाना पसंद करोगे, बट खिलाएंगे अल्टीमेटली वही जो हमारा मन होगा। तो आप हमारे घर पे आके क्या डिस्कशन करोगे, किन मुद्दों पे करोगे, ये हम डिसाइड करेंगे, है ना। इसलिए होस्ट कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार उसके खुद के जो बायसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना। G7 हर साल मीटिंग होल्ड करता है, इनफॉर्मल नेचर है, इसमें आपको बता ही चुका हूँ। फोकस एरियाज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर इंडिया के लिए हम बात करें G7 के सिग्निफिकेंस की, सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए कौन कौन से देश हैं इसमें। कोई भी एक कंट्री से मुझे बता दीजिए जिससे इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हुआ, एक्सेप्ट कनाडा। और बहुत ज्यादा कनाडा से भी नहीं खराब है, डाइसी रिलेशन है कनाडा के साथ। वो भी अगर हम खालिस्तान के इशू हटा दे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जितने इंडियंस मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उसी के आसपास कनाडा में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डायस्पोरा वहां पे भी है बहुत ज्यादा। भैया जहां पे इंडिया का डायस्पोरा है वो कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकती है बेसिकली, क्योंकि वहां की इकोनॉमी उनके हाथ में है, और सिग्निफिकेंट रोल तो है ही है, मतलब इंडियन डायस्पोरा का पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में, चाहे यूएसए की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे मिडिल ईस्ट की हो। तो सारी कंट्रियों से रिलेशन अच्छे हैं हमारे, जाहिर सी बात है। तो भैया इकोनॉमिक कॉपरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सब हमारे बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर रहें, ये हमारा मुद्दा हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपको पता है कि जापान, आपका यूएसए, ये लोग टेक्निकली बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं, इनके पास जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खासतौर से एआई को लेकर के, आपका वर्चुअल रियलिटी को लेकर के, या फिर और भी जो चीजें हैं, वो अभी इंडिया दूर दूर तक अचीव नहीं कर पाया है। तो जब ऐसे कंट्रियों से हमारे रिलेशन रहेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये वही बात है कि जब आप बड़े लोगों से दोस्ती करोगे तो उनके एक तरीके से ऑरा का एक बेनिफिट आपको भी रिसीव होगा। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया छोटी कंट्री, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, इसके अपने खुद के प्रोज हैं, लेकिन अपने खुद के कॉन्स भी हैं। टेक्निकली हम लोग उतना एडवांस अभी इन कंट्रीज जितना नहीं है। क्लाइमेट चेंज को अगर मैं कहूँ तो भैया क्लाइमेट चेंज के लिए ये सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे G7 कंट्रीज और इंडिया मिला करके अगर क्लाइमेट चेंज पे काम करना बंद कर दें तो 2100 आते आते धरती खत्म ही हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और क्लाइमेट को लेकर के सीरियसली काम भी कर रहे हैं। हालांकि हालांकि यूएसए की जो पॉलिसी है वो हमेशा से थोड़ा बहुत डाइसी रही है, खास तौर से जो डोनाल्ड ट्रम्प का टाइम था, है ना, लेकिन फिर भी रिलेशंस बेहतर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमने आपस में काफी ज्यादा मीटिंग्स भी की हैं, बातें भी की हैं, और हम काम लगातार कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी अब ये लोग मान लीजिए कोई ऐसी नई तकनीक का विकास कर दें ट्रांसपोर्ट की सेक्टर में या फिर किसी भी इंडस्ट्री के सेक्टर में, उससे डिकार्बोनाइजेशन हो जाए समाज का, इंडस्ट्री का, और वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, है ना। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, जाहिर सी बात है इंडिया आज की डेट में अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में देख रहा है। ठीक है, वो पूरे दुनिया में जितने भी मुद्दे हो रहे हैं उसमें अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। तो भैया G7 में भी इंडिया की इंपॉर्टेंस इसी लिहाज से बढ़ जाती है।
मल्टीपल डेवलपमेंटल असिस्टेंस वगैरह, ये सारा सिग्निफिकेंस आप देख लीजिएगा एक बार। अगला मुद्दा क्या है, चैलेंजेस क्या है और लिमिटेशन क्या है। पहली बात तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, आपको पता है। पहली बात तो रशिया का आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जब तक रशिया था, रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस समय फ्रूटफुल नहीं रही है पिछले कुछ टाइम से, है ना। फिर इटली लगातार स्ट्रगल कर रहा है, जापान स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, इटली की डेट बढ़ रही है कहीं ना कहीं। इन सारे देशों में भी इनइक्वालिटी राइज कर रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं हैं जो कि G7 की लिमिटेशन के तौर पे काम करती हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के सिचुएशन मैंने आपको पहले बताया, यूएसए जैसे कंट्रियों का जो एक तरीके से आउटलुक है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, वो डाइसी रहा है ना, जो कि एक दिक्कत की बात है। ग्लोबल हेल्थ की बात करें, कोविड-19 ने इटली में क्या तबाही मचाई है, आपको अगर वो मंजर याद हो, रोडों पे लाशें पड़ी हुई है ना। और फिर कहीं ना कहीं कोविड-19 ही क्यों, अब हम ग्लोबल हेल्थ को लेकर के हमें काम करना चाहिए, जिसमें G7 कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। भाई कोविड-19 के बाद से पूरे देश दुनिया में एक मैसेज तो गया कि हमें हेल्थ को लेकर के काम करना है। सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या तो काम कर रहे हैं ग्लोबल हेल्थ को लेकर के, या करने की इच्छा तो रखते हैं कम से कम, या प्रयास कर रहे हैं। G7 में अभी ऐसा कुछ देखने को खास नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन है भाई, जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। यूएसए चाइना को कर्ब करने में लगा हुआ है, यूरोप का मुद्दा है कि भैया आपका यूक्रेन बच जाए पूरा, है ना। तो ये सारे मुद्दे अपने खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है सबके कहीं ना कहीं, जो कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें G7 के अंडर भी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे राइज ऑफ चाइना, चाइना लगातार राइज कर रहा है, यूएसए पूरी तरीके से काउंटर करना चाहता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं G7 में, बारिंग जापान एंड यूएसए, क्योंकि जापान के रिलेशन भी चाइना से बहुत ही खराब रहे हैं, बारिंग जापान एंड यूएसए, बाकी सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना की हेजेमनी नहीं चाहती, बट वो चाइना को इग्नोर भी नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती कि कहीं ना कहीं नॉर्मल से रिलेशन रहें जैसे बाकी कंट्रियों के साथ है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। फिर आपका पॉपुलिज्म एंड नेशनलिज्म, जाहिर सी बात है कोविड-19 के बाद से क्या हुआ है, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर जब से आए हैं इस धरती पे या इस दुनिया में या फिर यूएसए में, उसके बाद से एक डी ग्लोबलाइजेशन का टाइम शुरू हो गया है। लोग अपने घर में वापस जाना शुरू कर रहे हैं कि भैया अब हमें बहुत ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब अपने देश के ऊपर हम ध्यान देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की भावनाएं कम हो रही है, पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक्जिट आप देख लीजिए क्यों हुआ है। ब्रेक्जिट क्यों हुआ है, क्योंकि भाई ब्रिटेन को अपना इंटरेस्ट देखना था, यूके को अपना इंटरेस्ट देखना था, है ना। तो वही है, वो ब्रेक्जिट कर गया वो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, जाहिर सी बात है 7 कंट्री आए खाली, वो भी सारी कैपिटलिस्ट कंट्री, एलिटिस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न बायस है पूरी तरीके से। सिर्फ एक नॉन वेस्टर्न कंट्री है, वो है जापान, जो कि लगभग लगभग वेस्टर्न है, वो भी अपनी आइडियोलॉजी में, अपने एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस में। तो पूरी वेस्ट डोमिनेशन है G7 में आपकी। अब यहाँ पे देखिए G7 की मीटिंग्स दी हुई है 2020 से 25 तक की, आप याद कर लीजिए लाइन से। 20 में यूएसए में होनी थी, बट कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी, बट होस्ट यूएसए था 20 का, 21 का इंग्लैंड, 22 का जर्मनी, 23 का जापान, 24 यानी कि इस बार इटली में, 25 में आपकी कनाडा में होगी, यानी कि अगले साल। तो जो दोस्तों आपका क्वेश्चन था उसमें पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो गया है, बाकी दोनों सही है। तो 2 पेयर आपके इनकरेक्ट हैं खाली, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हैं, कोई भी डाउट की बात नहीं है। अब आपकी मेंस वाली जितनी बड़ी बड़ी न्यूज थी वो कहीं ना कहीं हो गई हैं। अब आपकी छोटी छोटी प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ेस बची हैं, तो उनको हम फटाफट से कवर करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स के बारे में ये स्टेटमेंट देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र। ये लिस्टेड है डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 4 के अंडर में। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नीदर। आइए देखते हैं। अब रेड सैंडर्स को लेकर के कुछ ना कुछ पुलिस ने सीज किया है, अरेस्ट किया है, पकड़ा गया है तस्करी करते हुए लोग। तो रेड सैंडर न्यूज में आएगा, एक तरीके से लाल चंदन जिसको हम बोलते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसकी महक बहुत प्रोमिनेंट होती है। ये आपकी एक एंडेमिक फ्लोरा स्पीशी है, कहाँ की, ईस्टर्न घाट रीजन की, स्पेशली आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। इट यूजुअली ग्रोस इन द रॉकी डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड्स विद द रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो भैया पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ना तो वेस्टर्न घाट है ना महाराष्ट्र है। भाई जब वेस्टर्न घाट नहीं है तो महाराष्ट्र कहाँ से हो जाएगा, तो ईस्टर्न घाट और आंध्रा होगा यहाँ पे। बात क्लियर हो गई। इलीगल फेलिंग फॉर स्मगलिंग, फॉरेस्ट फायर, कैटल ग्रेजिंग, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स, ये सारे भैया एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस किए गए थ्रेट्स, ये सारी दिक्कतें इस समय रेड सैंडर्स को झेलनी पड़ रही हैं कि स्मगलिंग बहुत बड़ी एक समस्या है कहीं ना कहीं। ये भैया मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज होती हैं, कल्चरली भी यूज होती हैं। ठीक है, इनकी बहुत डिमांड है पूरे एशिया में, पर्टिकुलरली चाइना और जापान में। कॉस्मेटिक में यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती हैं, फर्नीचर के लिए यूज होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होती हैं। ये सारे काम के लिए रेड सैंडर्स की लकड़ी आपकी यूज होती है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में, और डब्ल्यूपीए में शेड्यूल 4 में है। तो दोस्तों आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, ओनली टू इज द आंसर।
छोटी सी न्यूज थी, आई होप क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, ये भी आपका द हिंदू में आया था आज। अगली है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर के, अगेन द हिंदू में एक रिपोर्ट आई है बेसिकली। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द और हाउ मेनी ऑफ द में डिफरेंस समझिए आप धीरे धीरे। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस और हैप्पी गैस, इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जनरली अगर यूपीएससी होता तो हो सकता है इनमें से एक कोई वर्ड आपका इंटरचेंज करके पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता, बट मैं क्योंकि यूपीएससी नहीं हूं तो मैंने यहाँ पे ये नहीं किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। इट्स वेपर आर हेवियर देन एयर। ठीक है, अब मैंने आपको हिंट दे दी कि भैया पहला सही है, जब पहला सही है तो भैया दूसरा आपका एलिमिनेट हो गया, पहला दूसरा तीसरा में से कोई बचा। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पे लाइटर भी हो सकता है, यहाँ पे नॉट की जगह कुछ नहीं हो सकता है ना। इट इज वाटर सोल्यूबल हो सकता है, इट्स वेपर आर लाइटर देन द एयर भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरी एडवाइस यही रहती है, अगर आप श्योर नहीं है और आपने ठीक ठाक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें अंधी तुक्का मारने वाला नहीं होता, जहाँ पे ऑप्शंस भी आपके साथ ना दे रहे हो। ठीक है, चलिए। अब ये इंडिया जो है नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में नंबर 2 पे है। ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली। ठीक है, इस वजह से हमको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में चीजें जाननी है। पहला स्टेटमेंट एज इट इज यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, लाफिंग गैस, हैप्पी गैस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल। While nitrous oxide is not flammable, it will support combustion to the same extent as oxygen. अब भैया ये फ्लेमेबल नहीं है, ये खुद से आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन जब आग लगी होगी तो जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट करती है आग को, भाई जितनी ऑक्सीजन होती है उतनी ज्यादा आग फैलती चली जाती है। वैसे ही आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी ये काम करेगा। ठीक है, एक यूफोरिया की स्टेट में लेके चला जाता है इंसान को, इसी वजह से इसका हमने नाम रखा है लाफिंग गैस। ये वाटर में सोल्यूबल है, तो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों क्या हुआ, गलत हो गया। अब दूसरा हटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हट गया, ये हट गया, 1 and 3 इज द आंसर। यानी कि इसके वेपर्स एयर से तो लाइटर हेवियर होते हैं, है ना। तो भैया तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको, मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं पेशेंट्स को सिडेट करने के लिए, उनको नशे में लाने के लिए, ताकि उनका इलाज कर सकें। वो जो माइनर मेडिकल प्रोसीजर होते हैं उनको वो कर सके उनके ऊपर। ठीक है, ये एक तरीके से फूड एरोजल में यूज होती है प्रोपेलेंट के तौर पे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टू एनहांस इंजन परफॉर्मेंस, इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस रिपोर्ट के दोस्तों हाईलाइट क्या है, इंडिया नाइट्रस ऑक्साइड इज द थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन एंड इज 273 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2 ओवर 100 ईयर्स। पहली बात तो 100 साल से ज्यादा 125-25 साल तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। नंबर 3 की सबसे सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है। नंबर 1 पे कौन है, बट ऑब्वियस CO2, है ना। नंबर 2 पे बट ऑब्वियस मीथेन, नंबर 3 पे बट ऑब्वियस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। 273 गुना ज्यादा पोटेंट है ये CO2 से, लगभग 300 गुना मान लीजिए आप। ठीक है, द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस हैज ऑलरेडी रेज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर बाय 1.15 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द 1850 टू 1900 एवरेज। 1850 से 1900 तक का जो एवरेज था हमारे देश पे, हमारी दुनिया में एवरेज टेम्परेचर का, वो एवरेज 1.15 से बढ़ गया है आपका। ठीक है, आपका जो एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है, यानी कि जो हम और आप जैसे इंसान जो एमिशन करते हैं, उससे खाली 0.1 डिग्री बढ़ा है, बाकी आपका नेचुरल रीजन से बढ़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन ग्रू बाय 40%। 1980 से 2020 के बीच में 40% के आसपास N2O के एमिशन बढ़े हैं। ठीक है, चाइना सबसे बड़ा है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे यूएसए है। अब ये बात तो गांठ बांध लीजिए, मोस्ट ऑफ द गैसेस में एमिशन में नंबर 1 और 2 और 3 पे यही 3 कंट्रीज रहती हैं, यूएसए, इंडिया और चाइना, या फिर चाइना इंडिया यूएसए, या इंडिया चाइना यूएसए इंडिया यूएसए चाइना। इस तरीके से कोई ना कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके यही 3 कंट्रियां ज्यादातर टॉप 3 में रहती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हम फर्स्ट की रेस चलती रहती है यहाँ पे। टॉप 10 एमिटर के आप नाम पढ़ लीजिएगा। आपका सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स क्या नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट। आप जो ये फर्टिलाइजर्स यूज करते हो ना, इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 74% of the nitrous oxide emissions over the last decade originated from agriculture practices, specifically the use of nitrogen fertilizers and animal manure। ये बात आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए 2022 में कंसेंट्रेशन क्या था एटमॉस्फेयर में, 336 पार्ट्स पर बिलियन, 25% हायर है वो 1850 से 1900 टाइम पीरियड के बीच का। ये सारे स्टेटमेंट आपको एज इट इज रट लेने हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। बढ़ेंगे हम लोग अपनी अगली न्यूज के ऊपर। आर्किपेलागो ऑफ डेलोस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री के साथ जुड़ाव है आर्किपेलागो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड डेलोस का, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीस या फिर नन ऑफ द अबव।
तो भैया एक क्या है, वो आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, क्या, डेलोज, जो कि आपको फोटो में दिख रही है ना, आपको फोटो में ये दिख रही है, डेलोज है, ठीक है। ये इसकी फोटो है, ठीक है। द हिंदू में आई है। कहाँ पे है ये? ग्रीस में है। ग्रीस, ये आपका ग्रीस रहा, ठीक है। ऊपर आपका अल्बेनिया वगैरह है। ये आपका अटलांटिक ओशन में एक ग्रीस का ये आइलैंड पार्ट है, इसको हम डेलोज बोलते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि जो एंशियंट ग्रीक गॉड है, अपोलो, आर्टेमिस, इन सबका जन्म यहाँ पे हुआ है। जैसे हम लोग हिंदू में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को, कृष्ण की मथुरा को मानते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट की जन्मभूमि को मुस्लिम लोग कहाँ मानते हैं? मक्का मदीना के आसपास जो भी जगह है वहां पे माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस की जेरूसलम में मानी जाती है ना। तो उसी तरीके से आपका जो ग्रीक गॉड है अपोलो और आर्टेमिस, उनका जन्म डेलोस में माना जाता है। और ये बात आई कि अगले कुछ डिकेड में ये वाटर के नीचे सबमर्ज हो जाएगा, इसी लेवल के से अगर सी राइज होता रहा। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आपको बतानी थी, जिस वजह से इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि डेलोस किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, और यूपीएससी की आदत है ऐसे उल्टे सीधे रैंडम स्टेटमेंट्स को पूछने की। ठीक है, चलिए ये आप मैप देख लीजिए, ग्रीस की जो है आपकी नेबरिंग कंट्रीज आप एक बार देख लीजिए। इधर ये रही आपकी टर्की, ऊपर ये रही आपकी बल्गेरिया, ये भी आपका टर्की का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये आपका सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये आपका एजियन सी, इन्हीं सबके बीच में सारे जितने आइलैंड्स है सब ग्रीस के हैं बेसिकली, ठीक है। मोटे मोटे सारे आइलैंड्स आपके ग्रीस के हैं, ठीक है। ऊपर आपका अल्बेनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, मैसेडोनिया, बल्गेरिया और टर्की से बॉर्डर शेयर करता है। इटली के साथ हमारा वाटर बॉर्डर शेयर होता है, वाटर बाउंड्री शेयर होती है, बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी न्यूज के ऊपर हमारी। आखिरी न्यूज क्या है? एटॉमिक क्लॉक के बारे में छोटी सी एक न्यूज है बेसिकली। एटॉमिक क्लॉक काम कैसे करती है? एटॉमिक क्लॉक होती क्या है? बेसिकली जो आपकी नॉर्मल घड़ियां होती हैं, कुछ ना एक आध सेकंड, थोड़ा बहुत सेकंडों से आगे पीछे रहती है, उतनी एग्जैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो एटम्स के वाइब्रेशन से टाइम को जज करती है। एटम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या, उसके हिसाब से क्या टाइम हुआ होगा, कितने सेकंड बीते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। इनका मार्जिन ऑफ एरर कितना होता है? जस्ट अ फ्यू बिलियंस ऑफ अ सेकंड पर डे। मतलब एक सेकंड का भी अगर आप बहुत सारे बिलियन पार्ट कर दो, है ना, तो उसमें से कुछ एक पार्ट का एरर रहता है खाली। आप सोचो एक सेकंड कितना ही होता है, मतलब एक सेकंड में मैं एक वर्ड भी पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, है ना। उसका भी एक बिलियन था पार्ट कर दो तो उतना बस मार्जिन ऑफ एरर रहता है, बाकी ठीक रहता है मामला एटॉमिक क्लॉक्स का। अब भैया हमें इतनी ज्यादा प्रिसाइज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जीपीएस यूज करना है, हमें टेलीकम्युनिकेशन यूज करना है, हमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। स्पेस में कोई चीज कितने टाइम में ट्रेवल करके गई है, कितने टाइम में ट्रेवल करके आई है, ये हमें जज करना रहता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लमसम लमसम कितना बज रहा है ऐसे काम नहीं चलता है ना, कि लगभग लगभग 1 बज गए हैं, लगभग लगभग 2 बज गए हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। वहां पे एग्जैक्टली सेकंडों में घड़ी देखी जाती है। तो वहां पे एटॉमिक क्लॉक एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आपका। एटॉमिक क्लॉक इज अ डिवाइस दैट मेजर्स टाइम यूजिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम। Specifically, it uses the oscillation of the electrons in atom to keep time. It is the most accurate time-keeping device available with a margin of error just a few billions of a second per day. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कन्वेंशनल क्लॉक वगैरह का मैंने बता ही दिया क्यों यूज नहीं हो रही है, काफी जगह पे ये क्यों यूज हो रही है। अब ये काम कैसे करती है? एक एटम होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ एटम होता है जिसको हम सीसियम एटम बोलते हैं, सेसियम एटम बोलते हैं, उसको यूज करती है एटम क्लॉक, ठीक है। सेसियम एटम्स आर वेरी स्टेबल एंड हैव अ वेरी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एट विच देयर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट। हमको ऐसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला कोई एटम चाहिए था जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से आपके एक तरीके से क्या करें, वाइब्रेट करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके एटम्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर एटॉमिक क्लॉक्स टाइम कीपिंग। अब वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट किए हैं एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, उसके हिसाब से हम उसका जो है टाइम रख लेते हैं, मान लेते हैं। अब इसके लिए हम कैसे करते हैं इस चीज को? हम सीसियम एटम्स को क्या करते हैं, to measure time using cesium atoms, an atomic clock uses a device called a microwave cavity. माइक्रोवेव कैविटी को भर दिया जाता है सीसियम एटम्स के साथ, है ना। एक माइक्रोवेव कैविटी हम बना लेते हैं जिसमें माइक्रोवेव्स हम छोड़ते हैं, उसमें पहले से क्या भर देते हैं, सीसियम एटम्स भर देते हैं। फिर हम एक माइक्रोवेव सिग्नल भेजते हैं, यानी कि माइक्रोवेव्स को रिलीज करते हैं, जो जा करके उस कैविटी में उन एटम्स से टकराती हैं, और उस टकराने की वजह से वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं। फिर वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम टाइम जज कर लेते हैं अपना। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये आपका एक बेसिक तरीके से काम करने का, आसान भाषा में, ठीक है। The frequency, as the cesium atoms vibrate, they emit radiation at a very specific frequency. This frequency is then detected by a detector which compares it to the standard frequency. अब भैया जब हमने ये सब नहीं किया था तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी एटम की, और ऐसा करने के बाद क्या फ्रीक्वेंसी आई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके हम टाइम रख लेते हैं, टाइम कीप कर लेते हैं अपना, ठीक है। अब आपकी दो तरीके की एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, जो आपके एक होती है जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं,
एक होती है जो हाइड्रोजन मेसर एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, हाइड्रोजन वाली और ज्यादा आपकी एक्यूरेट होती है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको सिर्फ सीसीएम एटॉमिक क्लॉक्स और हाइड्रोजन मेसर एटॉमिक क्लॉक्स में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, और बस इतना लिख देगा कि हाइड्रोजन मेसर एटॉमिक क्लॉक्स लेस एक्यूरेट होती है कंपेयर टू सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन वाली ज्यादा आपकी एक्यूरेट होती हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है आपको, लेकिन ब्रीफली जितना मैंने आपको बताया है ये आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी आपका फीडबैक हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।